हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। ये इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है और इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। चलिए लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन एंशिएंट पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन मिडाइवल पीरियड एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न टाइम पीरियड। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ वाज द ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप इन द एंशिएंट पीरियड, यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ था। तो जब एंशिएंट टाइम की हम बात करते हैं, यानी प्राचीन काल की बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो द इंटरेक्शन अमंग सोसाइटीज़ वर फ्यू, यानी सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन जो था, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज था वो क्या था, बहुत ही कम था। नॉलेज अबाउट अदर्स वर लिमिटेड, दूसरे के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। यानी जैसे आज हम यहाँ पे बैठ रहे, जैसे आज हम पूरे वर्ल्ड लेवल की इंफॉर्मेशन को जानना हो तो ऑन ए सिंगल क्लिक यानी इंटरनेट पे हम जान सकते हैं। तो उस समय जब एंशिएंट पीरियड की बात करें तो लोगों को एक दूसरे के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल जो नॉलेज है वो नहीं थी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लेस, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल राउंड, और चारों तरफ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका क्या था, इन्फ्लुएंस था। यानी टेक्नोलॉजी के कारण इंसान ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया था, जो भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ ज़्यादा इनिशिएटिव वर्क नहीं किया गया था। द पीपल ऑफ इंटरेक्शन अमंग सोसाइटी वर फ्यू, यानी सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, मेल मिलाप नहीं था, ज़्यादा लोगों को एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। चारों तरफ है वो नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या था, इन्फ्लुएंस था। यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन या मैन मेड जो डेवलपमेंट है उसकी क्या थी, लैक ऑफ, कमी थी। द पीपल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, ग्रीक एंड रोम was the effect of natural power। और जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, रिवर ऑफ इंडस, ठीक है, ये जो इंडस है इसके माउथ पे। एंड चाइनीज़ की बात करें तो जो रिवर है वो कौन सी है, यांग्यांग सिटी, इजिप्टियन नील और ग्रीक, ठीक है। इस तरह से ये सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है ऑन द बैंक ऑफ रिवर पे क्या हुई थी, फ्लरिश्ड हुई थी। और वहाँ पे देखा गया है इन सिविलाइजेशन में कि उस समय जो नेचुरल पावर्स थी, नेचुरल पावर्स मीन्स जैसे सन है, ठीक है, रेनफॉल या फिर फायर है, एयर है, इन सब की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी, ठीक है। यानी नेचुरल पावर से लोग क्या थे, वेल नोन थे, उनके बारे में उन्हें पता था। There was equilibrium between the 3 factors of human geography, biotic, abiotic and culture factors। यानी नेचर में जो भी चीज़ें थी, यानी दो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जिसमें भी लिविंग बींग्स आते हैं वो बायोटिक है, लाइक द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, ठीक है, वेजिटेशन। और अबायोटिक यानी जो भी नॉन लिविंग है, लाइक लैंड है, वाटर है, ठीक है, हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, दीज आर द अबायोटिक नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद कल्चरल फैक्टर क्या होता है कि इंसान ने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी जगह पे है और नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने आप को जो डेवलप किया है, अपने घर जो बनाया, उनका वे ऑफ जो लिविंग है, वे ऑफ ड्रेसिंग है, वे ऑफ ईटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लाइवलीहुड कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। यानी नेचुरल रिसोर्स, अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे जिस तरह से का एक कल्चर उस पर्टिकुलर रीजन में डेवलप हो जाता है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर
फैक्टर्स के बीच में क्या था, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस था एक। क्लियर, यानी किसी भी चीज़ के साथ कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ईच एंड एवरीथिंग को बैलेंस करके रखा जाता था ड्यूरिंग द यानी सोसाइटी के जितने भी ये 3 फैक्टर थे, नेचुरल सोर्सेज के, बायोटिक, अबायोटिक एंड कल्चरल फैक्टर, तीनों को क्या करके रखा जाता था, तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया गया था। क्लियर। नाउ हम यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में एंशिएंट टाइम पीरियड में वेदास है, वैदिक जो कल्चर था, और वैदिक कल्चर में हम देखते हैं कि जो हमारे वेदास लिखे थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो नेचुरल पावर्स है लाइक सन, एयर, फायर एंड वाटर, ठीक है, तो इनको वर्शिप किया जाता था एज ए गॉड। ग्रीक जियोग्राफर थैल्स एंड एग्जामिंडर, ठीक है, एग्जामिंडर डिस्क्राइब द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी सबसे पहले जो ग्रीक जियोग्राफर थे थैल्स एंड एग्जामिंडर ने क्या किया था, उन्होंने सोसाइटी, क्लाइमेट और वेजिटेशन को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो लोग इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो कर रहे थे। एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल कौन थे, जैसा कि हमने पढ़ा था जब हमने जस्टिस वाला चैप्टर पढ़ा था, तो एरिस्टोटल प्लेटो के क्या थे, डिसिपल थे। ये प्लेटो है और ये एरिस्टोटल है, ठीक है, तो प्लेटो के डिसिपल थे एरिस्टोटल, शिष्य थे। क्लियर। और ये ग्रीक क्या है, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर है, और इन्होंने क्या कहा है कि एरिस्टोटल टोल्ड दैट द पीपल ऑफ कोल्ड रीजन आर ब्रेव बट वीक इन थिंकिंग व्हाइल द पीपल ऑफ एशिया वर लेजी बट बाय हेल्थ बट रूमिनेंट। यानी बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने कहा है कि जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन है नहीं, जैसे ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ में जो ये इक्वेटर है इसके आसपास वाला एरिया कैसा रहता है, हॉट रहता है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से आगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ये साउथर्न पार्ट और ये नॉर्थर्न पार्ट, यहाँ के जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोल्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटली होती हैं, डायरेक्ट नहीं आती हैं। तो जिसके कारण से इन्होंने कहा है कि जो कोल्ड रीजन में जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। जबकि एशिया यानी जो भी तो कोल्ड, एरिस्टोटल कहते हैं कि जो कोल्ड रीजन के जो लोग होते हैं वो ब्रेव होते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो कैसी होती है, बहुत ही वीक होती है। जबकि एशिया की बात करें, यानी जो इक्वेटर के आसपास के एरिया है वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, लेज़ी होते हैं, आलसी या सुस्त होते हैं, लेकिन उनकी जो रूमिनेंट यानी सोचने संबंधी की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और ये कौन कहते हैं, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन थे, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। प्लेटो एक ग्रीक पॉलिटिशियन थे जो कि हमने पढ़ा था एंशिएंट टाइम में। प्लेटो कौन थे, तो प्लेटो ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक एक पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने की एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था, आपको सबको याद है,
हाँ जी, रिपब्लिक, गुड। नाउ फर्दर बात करते हैं कि हिस्टोरियन है हेरोडोटस, ठीक है, कौन है? हेरोडोटस। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन रोमिंग रेसेस एंड परमानेंट फार्मिंग रेसेस। तो इन्होंने बताया था कि एनवायरनमेंट का जो रोमिंग रेसेस हैं, यानी जो घुमंतु जो लोग हैं या फिर फार्मिंग है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किस मौसम में हम जो एग्रीकल्चर को चेंज करके क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रोन अप करते हैं, तो इससे इस पे एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट है। इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? हिस्टोरियन हेरोडोटस ने। अब बात करते हैं हिकेटियस। हिकेटियस के बारे में हमने पहले पार्ट में ही पढ़ा था कि हिकेटियस ही सबसे पहले ग्रीक ज्योग्राफर थे जिन्होंने कि ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ज्योग्राफिकल वर्ल्ड मैप है उसको क्या किया था, प्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते थे? हिकेटियस को। हिकेटियस क्या थे? एक ग्रीक जियोग्राफर। स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो एंड हिज कॉन्टेम्पररी रोमन ज्योग्राफर, ये सारे रोमन ज्योग्राफर है, मेड द इफेक्ट ऑफ जियो इकोलॉजिकल स्टेट ऑन ह्यूमन एंड देयर प्रोग्रेस। उन्होंने बताया कि जो इफेक्ट ऑफ जियो इकोलॉजिकल स्टेट है उसका इफेक्ट ह्यूमन और उसकी प्रोग्रेस पे किस तरह से उसको अफेक्ट करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स यानी अर्थ पे जो बायोटिक और कल्चरल जो इफेक्ट है, जो एनवायरनमेंट है, उसका क्या बना रहना चाहिए? बैलेंस बना रहना चाहिए। तो ये किसने डिफाइन किया? ये ग्रीक जो ज्योग्राफर थे स्ट्रैबो, और उस समय उनके जो कॉन्टेम्पररी यानी उनके साथ के जितने भी रोमन ज्योग्राफर थे उन्होंने इस बात को क्या किया? डिस्क्राइब किया। क्लियर? अब हम देखते ग्रीक कहाँ है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिडावल टाइम पीरियड में कि मिडावल टाइम पीरियड में ह्यूमन ज्योग्राफी है का है डेवलपमेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड ड्यू टू एफिशिएंसी इन नेविगेशन, यानी लोगों के पास नेविगेशन यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, मूव करने के लिए क्या थे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए थे। और तो उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया, और इस रिसर्च के कारण जो टेक्निकल नॉलेज है उनकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और विविड इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल, और एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं? शेयर करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे ऑफ नेविगेशन है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया है, रिसर्च हो रहा है, एक दूसरे के साथ नॉलेज को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। बाय विच मिथ एंड मिस्ट्रीज स्टार्टेड टू बी सॉल्व, तो जो भी रहस्य थे, जो भी ऐसी चीज़ें थी जिसको लोग मिथ समझते थे कि क्या ये सही है, क्या ये मिस्ट्री है, किसके पीछे का क्या रीज़न है, तो वो सारे क्या होने लगे? सॉल्व होने लगे जब नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का क्या होने लग गया? एक्सचेंज होने लग गया। इन दिस पीरियड एम्फेसिस वाज गिवन ऑन इन्वेंशन, डिस्क्रिप्शन एंड रीजनल एनालिसिस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन किए गए, हर ईच एंड एवरीथिंग का क्या किया गया? रीजनल लेवल पे डिस्क्रिप्शन किया गया, और रीजनल लेवल पे जितने भी अवेलेबल नेचुरल सोर्सेज थे उन सब का क्या किया गया? डिस्क्रिप्शन किया गया, उन सबको एनालिसिस किया गया। क्यों किया गया सर रीजनल लेवल पे ईच एंड एवरीथिंग का एनालिसिस? क्योंकि ये माना गया कि जो अर्थ है वो इसी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो रीजन्स हैं, ईच एंड एवरी रीजन इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को यदि पूरी तरह से अच्छे से हमें समझना है तो हमें ईच एंड एवरी रीजन को क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा। दैट्स वाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रीजन वर डिस्क्राइब ब्रीफली, यानी अच्छे से विस्तार से डिस्क्रिप्टिव वे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रीजन, एक रीजन में क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या उसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, तो सबको अच्छे से क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया ड्यूरिंग द मिडावल टाइम पीरियड। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट, यानी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन मॉडर्न पीरियड। तो जैसे कि हम जानते हैं
कि कुछ ये मॉडर्न टाइम पीरियड में जोग्राफर के नाम है जो हमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेम द मॉडर्न जोग्राफर ऑफ जर्मन स्टेट, नेम द मॉडर्न जोग्राफर ऑफ अमेरिका, नेम द जर्मन जोग्राफर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये नाम है, कुछ नाम हमें याद रखने हैं। तो ये नाम क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? तो ये है हिकेटियस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, जिन्होंने कि सबसे पहले जो वर्ल्ड मैप है उसको क्या किया था, ऑर्गेनाइज वे में इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया था। और ये कौन है? ये है फ्रेडरिक रिट्जेल एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर। और ये भी कहाँ के थे? ये भी ग्रीक के थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये यूएसए के हैं, तो वो डेटा थोड़ा गलत है, तो आप उसको करेक्ट कर ले। ये कहाँ के हैं? ये हैं ग्रीक के। क्लियर, ये भी ग्रीक के हैं। और हिकेटियस भी कहाँ के थे? ग्रीक के थे। और ये है हमारे जेम्स ब्रूंस, और जेम्स ब्रूंस कहाँ के थे? ये थे फ्रेंच के। ठीक है, जीन्स ब्रूंच। ये है हमारे जीन्स ब्रूंच। क्या है रे, जब देखो तब नाटक करते रहता है। तो हम बात करते हैं ये है जीन्स ब्रूंच, और जीन्स ब्रूंच कहाँ के थे? तो ये थे फ्रेंच ज्योग्राफर। ठीक है, फ्रेंच ज्योग्राफर, ये हमें याद रखना है। अब हम कुछ नाम देखते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं जर्मन ज्योग्राफर की। तो इसमें आएगा हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पाशेल, रिस्थोफेन, रेडजेल, लाब्लाचे, विडाल डी लाप्लाचे, ठीक है, डी मॉर्टन, डिमेंजिया एंड फेब्रे। फेब्रे वाज द प्रोपाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। ठीक है, प्रोपाउंडर थे। और जो फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म वो किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं विडॉल डी ला ब्लाशे को। ठीक है, अब अमेरिकन ज्योग्राफर देखते हैं। तो हंटिंगटन ने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था। एक था फिजिकल कंडीशन और दूसरा था ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। बोमैन, कार्ल सोर्सर एंड गिफ्ट टेलर। और गिफ्ट टेलर ने क्या किया था? जो नियो डिटर्मिनिज्म है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। और नियो डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट क्या था कि अर्थ पे जितने भी नेचुरल इंसिडेंट है या नेचुरल जो भी अकर होता है, हैपनिंग होती है, उसमें और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में क्या होता है? कोरिलेशन होता है। ये कौन कहते हैं? गिफ्ट टेलर। और इन्होंने स्टॉप एंड गो या नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया था। हर्बर्टसन, ब्रिटेन की बात करते हैं तो हर्बर्टसन, मैकाइंडर, रॉक्सबी और फ्लुएर। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफर जिनका कि नाम हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में हमसे ये पूछा जाता है, 1 मार्क्स में। Now what happened during the modern time period in the human geography? तो सबसे पहले बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि 20th सेंचुरी में जो फ्रेडरिक रेडजेल है, जो कि हमारे कौन से ज्योग्राफर हैं? ग्रीस के हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, फ्रेंच ज्योग्राफर है ये। लेड, ही इज ए फ्रेंच ज्योग्राफर। लेड एम्फेसिस ऑन सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। उन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग है उसका सिंथेटिक स्टडी की जानी चाहिए, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप विद सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ह्यूमन सोसाइटीज़ है उसका अर्थ के सरफेस के साथ क्या रिलेशन है, इसकी सिंथेटिक स्टडी किस में की जाती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में। यानी ज्योग्राफी का जो भी स्टडी है वो ह्यूमन को कंसीडर करके की जाएगी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड ह्यूमन स्टडी द लाइन ऑफ थिंकिंग, एनवायरमेंट, रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। अब जब बिगनिंग में बात करें मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो जितने भी ज्योग्राफर है उन्होंने जो स्टडी की थी वो किस बिहाफ पे की थी कि क्या क्या रिलेशन है
डिटर्मिनिज्म में, पॉसिबिलिज्म में और नियो डिटर्मिनिज्म में। तो डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को हम इसे दो पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नियो डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है अर्थ पे वो किसके कारण होता है, वो नेचुरली होता है, उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। और डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर कौन थे, जो एलन सैम्पल थी, जो कि रटजेल की क्या थी, डिसिपल थी। तो शी वॉज द सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट। पॉसिबिलिज्म की बात करें तो विडाल डी लाजो ब्लाशे है, वो पॉसिबिलिज्म के क्या है, फाउंडर है। वो कहते हैं कि जो ईच एंड एवरीथिंग जो होता है अर्थ सरफेस पे, एनवायरनमेंट पे, वो बाय नेचर नहीं होता है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ह्यूमन है वो पॉसिबिलिटीज़ को क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं विद इन द एनवायरनमेंट, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या हो, बेनिफिट्स हो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नियो डिटर्मिनिज्म का, और नियो डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को कौन फाउंडर है, वो है गिफ्ट टेलर। ठीक है, तो गिफ्ट टेलर कहते हैं कि नहीं, नेचर और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन दोनों के बीच में एक को रिलेशन है। यानी पूरी तरह से ना तो नेचुरल जो भी डिज़ास्टर आते हैं, रेनफॉल या जितने भी डिज़ास्टर आते हैं, उसके लिए पूरी तरह से ना तो नेचर रिस्पॉन्सिबल है और ना ही ह्यूमन एक्टिविटीज, दोनों का ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्लियर। नाउ 1930 की बात करते हैं। तो 1930 में क्या हुआ था कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज कल्चरल ज्योग्राफी एंड द सेकंड वाज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी? कल्चरल ज्योग्राफी का मतलब है कि किसी भी एक रीजन में जो लोग हैं वो रहते हैं, तो उनका जो घर है, जो घर हाउसेज बनाए वो कैसे है, वहाँ का जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है। ठीक है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्टाइल क्या है, उनका लाइवलीहुड क्या है, कैसे कमाते हैं, क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। तो इस तरह से एक रीजनल लेवल पे लोगों का जो वे ऑफ लिविंग रहता है, जो ऑक्यूपेशन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको क्या कहते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी या कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे पर्टिकुलर किसी एनवायरनमेंट में किसी रीजन ने लोगों को कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली क्या किया है, डेवलप किया है, इकोनॉमिकली अपने आप को सफिशिएंट बनाया है, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो उसको ईजीली क्या कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं। उसके बाद से ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ सब ब्रांचेज आती हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड मेडिसिनल ज्योग्राफी, इस तरह से डिफरेंट डिसिप्लिन थे, जो कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत सारी क्या है, सब ब्रांचेज है। तो जिस फील्ड से रिगार्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी के हम स्टडी करते हैं उसको उसी सब ब्रांच में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द 1970 कि 1970 में क्या होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आता है। यानी इससे पहले तो सिर्फ हम किसकी बात करते थे, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या था कि अब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। ड्यू टू द डिससैटिस्फैक्शन इन ह्यूमन फ्रॉम अराइजिंग आउट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, 3 न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज इन ज्योग्राफी इन 1970। ठीक है, यानी इन ह्यूमन और जो भी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन था उसके बाद 3 नए कॉन्सेप्ट आए ह्यूमन ज्योग्राफी में। और क्या थे, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि वेलफेयर, यानी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सोसाइटी में जो भी एनवायरनमेंट में जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो क्यों होती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपना क्या करना चाहता है, सोशल वेलफेयर करना चाहता है। ठीक है, यानी इंसान जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ इनिशिएटिव करेगा, डेवलपमेंट करेगा, नई जो एक्टिविटीज़, नया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी का क्या करना चाहता है, वेलफेयर करना चाहता है रिगार्डिंग द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। In this aspect such as residence, healthcare and education were included। ठीक है, यानी कैसे रहना है, उनके हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव करना है, एजुकेशन क्या होगी, इन सबको इंक्लूड किया गया था। The next was रेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेडिकल कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। ये कार्ल मार्क्स है और ये एक जर्मन क्या है, जियोग्राफर है, फिलोसोफर है, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो उन्होंने क्या कहा था
द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स वाज यूज्ड टू इंटरप्रेट द रीजन ऑफ पॉवर्टी, कि इस संसार में जो भी गरीबी है यानी पॉवर्टी है वो क्यों है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, जिसको कि मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको मार्क्सिज्म कहते हैं, ठीक है, मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म ये कहता है कि सोसाइटी में दो ग्रुप है, एक जो है रिच सेक्शन है और दूसरा है पुअर सेक्शन है। तो पुअर सेक्शन कौन सा है? जो भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं लेबर, वो पुअर सेक्शन है, और जिनके पास भी सारी इंडस्ट्रीज का क्या है, कंट्रोल है, वो सारे क्या है, कैपिटलिस्ट रिच सेक्शन है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सोशल में, इस सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो इक्वल नहीं है। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल नहीं है, जिसके कारण से सोसाइटी में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो द कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, और जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है कंटेम्परेरी यानी उस समय में, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सबसे मेन जो रीज़न है वो क्या है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि सोसाइटी में जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो किसी एक ग्रुप ऑफ जो पर्सन होता है उसके पास होते हैं, जिसको कि कहते हैं कैपिटलिस्ट। और ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कि कंट्रोल है, यानी सारी पूंजी, सारे जो रिसोर्सेज इनके पास अंडर कंट्रोल में रहते हैं, और ये उन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो अपना ही बेनिफिट, अपने ही प्रॉफिट को अर्न करने में लगाते हैं। तो ये जो है, तो रिच जो है वो और ज़्यादा रिचर हो जाते हैं, और जो पुअर सेक्शन है यानी जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, जो इनके या इनकी इंडस्ट्री में इनके जो प्रॉफिट है उसको अर्न करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो वीकर सेक्शन और ज़्यादा क्या होता जाता है, डे बाय डे वीकर हो जाता है। इस तरह से सोसाइटी में इस तरह से सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, और जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न क्या है, कैपिटलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी। क्लियर? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। 1970 के बाद नया कॉन्सेप्ट आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आफ्टर 1970, और जैसा कि हमने देखा कि तीन थे, वेलफेयर स्कूल, रेडिकल स्कूल, और थर्ड है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। अब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? ह्यूमन वाइल परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ओनली अपॉन इट्स फाइनेंशियल प्रॉफिट एस्पेक्ट, यानी ह्यूमन जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है, तो हमेशा वो इसके प्रॉफिट एस्पेक्ट को ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, उसी की तरफ फोकस नहीं करता है। रादर मोर ऑफ हिज डिसीजन आर बेस्ड ऑन मेंटल स्केच, जबकि कई बार वो जो डिसीजन लेता है वो किस बिहाफ पे लेता है, अपने बिहेवियरल एनवायरनमेंट के बिहाफ पे लेता है। इसका मतलब क्या है? इन कंपैरिजन टू वर्चुअल एनवायरनमेंट दिस इज इटसेल्फ द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी लोग क्या करते हैं, जिसको बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, व्यवहारवाद, यानी जो वाकई में व्यवहारिक हो, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस हो, जो सोसाइटी में लंबे लॉन्ग टर्म के लिए जिसको फॉलो किया जा सके, वो डिसीजन लोग लेते हैं। हर बार कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं इकोनॉमी, तो हर बार उनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट ही अर्न करना नहीं होता है, वो ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा जो नया रिजल्ट है, नया कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जाए तो कि सोसाइटी में लॉन्ग टर्म तक चले, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटी के लोग हैं उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म की। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो नियो डिटर्मिनिज्म है
ये क्या कहता है कि देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बोथ मैनकाइंड एंड नेचर। मैनकाइंड यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचर के बीच में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, गिफ्रिथ टेलर ने दिया था। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो क्या कहता है, स्टॉप एंड गो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहता है, एक तरफ से ये कहता है कि नेचर जो भी ह्यूमन जो अर्थ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी डिजास्टर आते हैं, ठीक है, वो सब कैसे आते हैं, नेचुरल आते हैं। तो उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं है। तो उस समय इंसान को क्या कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एनवायरनमेंट में सर्च आउट करता है, फाइंड आउट करता है, ताकि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे वो अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में म्यूचुअल एक रिलेशनशिप है। तो जब वो पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको कहता है गो, यानी आप जाएं, पॉसिबिलिटी को सर्च आउट करें, पता लगाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट of development of human geography during the ancient time period, medieval time period and modern time period। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द एंशिएंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड एंड मॉडर्न टाइम पीरियड। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और मैं चाहूँगी कि आप इस तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देखें और चैप्टर 1 को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को। और आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड आप सभी को रिवाइज करने में क्या रहे, इजी रहे। आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और मोर एंड मोर टाइम यू कैन रिवाइज, आपको रिवाइज करना है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।